नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और एलटी ग्रेड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपका जीएस का पोर्शन होगा और इसमें विद डिटेल मिलेगा आपको सभी प्रश्नों का उत्तर। ये आपके लिए पर्सनल होगा जूनियर असिस्टेंट के लिए, जो उसमें जीएस पूछा गया 22 में एग्जाम हुआ था, उसी से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है। तो बात करते हैं और इसमें शुरू करते हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न और जो भी मेरे नए या पुराने दोस्त इसमें जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि अब जूनियर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं हैं वो लगातार चल रही हैं, तो ऐसे ही प्रश्न आपको उन सारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। जीएस का प्रश्न है हमारा, शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिका का साहित्यिक प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो शूद्रक ने लिखा था मृच्छकटिकम, तो ये एक निबंध था या कविता या टीका या नाटक। तो इसका जो राइट आंसर है ये एक नाटक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम एक सांस्कृतिक संस्कृत साहित्य नाटक है। और मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का खिलौना। ठीक। और इस नाटक में नायक चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना के प्रेम कथा और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन इसमें किया गया था। ठीक। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन इसके हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल और बाल गंगाधर तिलक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है लाला हरदयाल थे। इन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना भी किया था, तो ये भी याद रखना। तो इनके संबंध में बताएं तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला हरदयाल ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक एक पुस्तक लिखी। और लाला हरदयाल एक भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किया था। ठीक। और रविन्द्रनाथ टैगोर को सभी जानते हो, बंगाल का राष्ट्रीय गान और भारत का लिखे हैं इन्होंने। और आगे बात करें नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ये लाठी की चोट से मारे गए थे जब साइमन गो बैक का नारा दिया था इन्होंने 1928-29 के तहत। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? तो इसके ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 104वां या 107वां। तो इसमें आपका 101वां तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित था शायद, और इसका राइट आंसर फिलहाल हो जाएगा सी ऑप्शन। 104वां संविधान संशोधन ये हुआ था 2019 में, और इसमें लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन नामांकन को समाप्त कर दिया गया और अनुसूचित जातियों में अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक। और अनुच्छेद 331 के अंतर्गत इसको हटाया गया है। और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? ऑप्शन इसके देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये है विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ। और इसका प्रथम चरण जो है 1969 के दौरान जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें से शामिल हम बता दें तो इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद, उसके बाद केनरा बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, देना बैंक तथा यूनियन बैंक ये शामिल हुए थे। ठीक। और नेक्स्ट है बैक हैंड स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन इसके हैं वॉलीबॉल, शतरंज, तीरंदाजी या टेनिस से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये टेनिस से। सानिया मिर्जा जो खेल खेलती है टेनिस से, तो इसी से संबंधित इसका है। तो बैक हैंड स्ट्रोक शब्द टेनिस से संबंधित है। और टेनिस के अन्य शब्द के बारे में बता दें तो हाफ वाली और गेम पॉइंट, इसी से है गेम पॉइंट, बेस लाइन, ड्रॉप शॉट, बेस लाइन और ड्रॉप शॉट, और हुक जैब और सेकंड आउट, लव स्मैक, ये सारी जो हैं टेनिस से संबंधित शब्द हैं। आगे बात करें विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को कहा जाता था, तो उनको क्या प्रजापति कहते थे, अश्वपति, मेघपति या नरपति? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसको नरपति कहा जाता था। तो विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को नरपति कहते हैं, जिसका अर्थ होता है लोगों को स्वामी। ठीक। धर्म नहीं लोग होता, पति माने स्वामी होता है।
और अश्वपद किसे कहते हैं? तो विजयनगर के लोकप्रिय परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को घोड़ों के स्वामी को अश्वपद कहा जाता था। और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने किया था। ठीक, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय कौन था इस समय? तो सभी को पता होना चाहिए, ये तो मिंटो 1919 में, चिम्सफोर्ड नहीं था, लॉर्ड कर्जन था 1905 में। बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन इसी के समय में हुआ था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फिलहाल बी ऑप्शन। और इसके बारे में बताएं तो यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने और हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया गया था। और बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। बाद में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आए थे दिल्ली दरबार में। लॉर्ड हार्डिंग के समय की बात थी। और भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी, रामानंद चटर्जी, अरविंद घोष या बिपिन चंद्रपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरविंद घोष ने किया था। तो इसके बारे में बता दें तो भारत में वंदे मातरम 1905 में अरविंद घोष द्वारा प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, साप्ताहिक था ये। और यह पहली बार जो है 6 अगस्त 1906 को प्रकाशित हुआ और इसकी स्थापना बिपिन चंद्रपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक मिनट, प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो ग्राम सभा में गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, और सी गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, और वे सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष पंचायत में मतदाता सूची में जुड़े हुए। ठीक, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा फिलहाल। तो इसके बारे में बता दें तो भारत की पंचायती राज प्रणाली में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। और सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है, जिसे प्रधान भी कहते हैं। और ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति शामिल होते हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय है? तो इसके ऑप्शन है तेलंगाना सरकार, फिर है कर्नाटक सरकार, और सी है पश्चिम बंगाल सरकार, गुजरात सरकार डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसके बारे में बता दें तो राइटर्स बिल्डिंग पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार का सचिवालय की इमारत है, और यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखकों यानी राइटर्स के कार्यालय के लिए किया गया था। और इस इमारत का वास्तुकार कौन था? थॉमस लियोन, जिन्होंने इसका डिजाइन 1777 में तैयार किया गया था। ठीक, और कोलकाता नगर का संस्थापक कौन था? जॉर्ज चारनाक था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राजधानी इसकी क्या है हंगरी की? बुडापेस्ट। हंगेरियन फोरिंट, हंगेरियन नाइरा, हंगेरियन पाउंड, या इनमें से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हंगेरियन फोरिंट है। तो हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा हंगेरियन फोरिंट है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य पाल घाट दर्रे के आपस में जुड़े हुए हैं? तो महाराष्ट्र, गोवा, केरल व तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पालघाट से जुड़े हुए दर्रा जो है ये है केरल, तमिलनाडु। तो अब ज्वालामुखी फिल्म देखे होंगे मिथुन चक्रवर्ती की, तो यहीं पर फिल्म शूटिंग की गई थी, पालघाट दर्रा उसी में था, मुकेश ऋषि था। तो इसके बारे में बता दें विशेष, तो पालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट और पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। ठीक, ये है पश्चिमी घाट, इधर का एरिया है, ये इधर केरल पड़ता है। ठीक, तो इधर का हिस्सा है, और नीलगिरी पहाड़ियों व अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। इधर है नीलगिरी और इधर अन्नामलाई ये पड़ेगा केरल के उस पार। तो इन्हीं के बीच में है, और जो है इसकी लंबाई लगभग है 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच यह दर्रा यातायात के लिए प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। और पालघाट दर्रा से होकर गुजरने वाले राजमार्ग और रेल मार्ग केरल में पलक्कड़ और तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जुड़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल के बारे में बता दें
गेहूँ जो रबी की फसल है, सरसों भी रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, लेकिन कपास जो है ये खरीफ की फसल है। धान की फसल के समय में इसका उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और उत्तर भारत में इसको जो है जून और जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी खरीफ की फसलों के अंतर्गत गिना जाता है और इनको रबी की फसल में गिनते हैं। वर्तमान में रबी की फसल पकने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो सभी को पता होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय फिलहाल ये होगा हेग, नीदरलैंड में। तो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके बारे में बता दें तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। 3 अप्रैल 1946 में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी भारत की आज़ादी के पहले। और इसमें क्या बताएं तो इसका जो संविधान में 5 अध्याय तथा 70 अनुच्छेद हैं और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल 9 साल के लिए होता है। और 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं। तो फिलहाल इसका राइट आंसर हमने बता दिया, कोई नहीं। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अग्नाशय, अवट ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या टेस्टिस। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी पूछा है तो ये अवट ग्रंथ होती है। अग्नाशय अंतः एवं बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि जो है सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में होती है। राइट आंसर फिलहाल इसका बी हो जाएगा। इसके बारे में बताएं तो ऐसी ग्रंथियां जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में जोड़ती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अवट यानी थायराइड इसे कहते हैं, ठीक, हिंदी में। और यह मनुष्य के गले में श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इससे 2 हार्मोन थायरॉक्सिन T4 व ट्राईआयोडोथायरोनिन T3 स्रावित होते हैं। और ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अल्फा किरणें हैं। अल्फा किरणें तो विद्युत चुंबकीय विकिरण, ऋण आवेशित, हाइड्रोजन के नाभिक, हीलियम के नाभिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हीलियम के नाभिक होते हैं। तो वास्तव में अल्फा किरणें जो होती हैं हीलियम के नाभिक होते हैं जिसमें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था। आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वी है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में बता दें तो पृथ्वी पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया था और यह ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रक्षेपास्त्र है और पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता जो है 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर है तथा अधिकतम मारक क्षमता इसकी 250 किलोमीटर है। और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण जो है फरवरी 1988 में हुआ था। ये राजीव गांधी के समय की बात है, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय फिल्म ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था। इसका ऑप्शन है लापता लेडीज, बध, गुल्लू या द फेबल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा द फेबल। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये फिल्म के बारे में बताएं तो ये मनोज बाजपेयी की फिल्म है द फेबल। और 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसने जीता। और इसके बारे में बताएं तो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान और मजबूत कर ली। और निर्देशक इसके कौन थे, तो राम रेड्डी, ये साउथ के रहने वाले हैं। राम रेड्डी की द्वारा निर्देशित फिल्म है और फिल्म ने कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है वर्ष 2024 के किस दिवस की थीम विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना था। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस, सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस या विश्व टेलीविजन दिवस या विश्व बाल दिवस। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इसके बारे में बताएं तो 16 नवंबर को यह मनाया जाता है। 16 नवंबर को इसको मनाते हैं। और राष्ट्रीय प्रेस दिवस उस दिन की याद दिलाता है जब 1966 में भारतीय प्रेस परिषद PCI ने अपना कामकाज शुरू किया था, ठीक।
तो ये इसके विषय में। अब इसके बारे में बताएं, सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये है, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है ये भी। और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2024 की थीम विश्व भर में सम्मान और समझ को बढ़ावा देना, तो इसका राइट आंसर ये होगा। इससे आगे बात करें, हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है, 21 नवंबर को इसको मनाते हैं। और फिर राष्ट्रीय बाल दिवस सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। तो हाल ही में ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो करंट अफेयर का प्रश्न है। रियाद है, बेंगलुरु है, जापान है, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो ग्लोबल फ्रेंड समिट 2024 का तीसरा संस्करण जो है दुबई में आयोजित हुआ था, तो ये ऑप्शन इसीलिए है। और इस वर्ष शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो कल के अवसरों तक पहुंचने के लिए आज कार्य करना। आगे बात करें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 नवंबर को बेंगलुरु में 27वें बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, और यह एशिया का सबसे बड़ा तकनीकी सम्मेलन है। और इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु, मैसूर और बेलगामी में 3 वैश्विक नवाचार केंद्रों की स्थापना किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो रैम स्लॉट, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न है, एजीपी स्लॉट, यूएसबी स्लॉट या पीसीआई स्लॉट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एजीपी स्लॉट होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है इसका, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। कभी कभी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों में इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो याद रखना इसको। और इसके बारे में बताएं तो यह त्वरित ग्राफिक्स पोर्ट एक पॉइंट टू पॉइंट चैनल है, जिसका उपयोग उच्च गति वाले वीडियो आउटपुट के लिए किया जाता है। और इस पोर्ट का उपयोग जो है ग्राफिक्स कार्ड को कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए यह उस गति को बढ़ाता है जिस पर सिस्टम के संसाधनों का अधिक कुशलता से उपयोग करते हुए मशीनें ग्राफिक्स प्रस्तुत करती हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मुफ्त प्रयोग किया जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ग्रुपवेयर या ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रीवेयर। फ्री है तो फ्रीवेयर, ठीक। तो फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिना मौद्रिक लागत पर उपयोग के लिए उपलब्ध है। और फ्रीवेयर के 2 महत्वपूर्ण उदाहरण स्काइप और एडोब एक्रोबेट रीडर, जो एडोब रीडर होता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर एक संपूर्ण अधिकार निर्माता के पास ही रहता है तथा उपयोगकर्ता को इसके सोर्स कोड में परिवर्तन का अधिकार नहीं होता है। इससे बिक्री के लिए उपलब्ध किया जा सकता है, ठीक। अगला प्रश्न, हम सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं? तो इसके बारे में बताएं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल ई ऑप्शन। एक मिनट, ई ऑप्शन हो, क्योंकि इसके जगह पे कंट्रोल प्लस ई का प्रयोग करते हैं, ठीक। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर लाइन के लिए। और कंट्रोल प्लस सी के लिए क्या होता है? तो ये सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है। और कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है? तो फाइंड और रिप्लेस विंडो को फाइंड ऑप्शन के साथ खोलना। और कंट्रोल प्लस एच का प्रयोग होता है फाइंड और रिप्लेस विंडो को रिप्लेस ऑप्शन के साथ खोलना, ठीक। कंट्रोल डी से डिलीट हो जाएगा मैटर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? एमएस एक्सेल, नोटपैड, एमएस वर्ड, वर्डपैड। तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो है ये एमएस एक्सेल नहीं है, ठीक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। नोटपैड, एमएस वर्डपैड एक प्रकार के वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जबकि एमएस एक्सेल एक स्प्रेड शीट होती है ना, स्प्रेड शीट। तो स्प्रेड शीट इसमें बनाते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कंप्यूटर द्वारा दस्तावेज बनाने, संपादित करने, सहेजने और प्रिंट करने आदि कार्यों को किया जाता है। जबकि स्प्रेडशीट के अंतर्गत सॉफ्टवेयर में टेब्यूलर फॉर्म, कॉलम तथा रो डेटा व्यवस्थित करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने में सक्षम है। इसका प्रयोग गणितीय गणना करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 70 नंबर। एक मिनट, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? वीजीए मॉनिटर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और PSE2 पोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यूएसबी पोर्ट होता है, ठीक। फिलहाल राइट आंसर यही होगा। बात करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। अगला जो पोर्शन होगा 71 से लेके 100 क्वेश्चन तक कल के वीडियो में फिर हम पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और
जो भी मेरे नए पुराने दोस्त हैं फिर से इस चैनल से जुड़ जाएं और क्लास फिर से चालू हो गई है। इसके साथ ही आपको बिहार बीपीएससी की भी क्लास मिलेगी फिर से, जैसे पहले मिलती थी सुबह 9 बजे। और आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।